निधि जल्दी जल्दी उंगलियां चलाकर टाइप कर रही थी। इस समय उसका पूरा ध्यान सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर था। वह बीच बीच में घड़ी पर भी नजर डाल लेती थी। 6:45 बज रहे थे। ओह नो, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। अभी तो कितना काम बाकी है। 6 बजे तक रिपोर्ट सबमिट नहीं की तो बॉस कच्चा चबा जाएंगे। घड़ी की सुइयां खिसकते देख उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने अपने काम की गति बढ़ा दी। समय के पाबंद, उसूल पसंद, लगभग 30-32 वर्षीय मिस्टर रोहन रहेजा बड़े ही सख्त मिजाज बॉस हैं। मुस्कुराहट और उनका जैसे 36 का आंकड़ा है। अरे भाई, ऐसी भी क्या नाराजगी मुस्कान से कि बेचारी को दुश्मन ही बना लिया। ये जो सेल्फ मेड लोग होते हैं ना, ये समझते हैं कि बस पूरी दुनिया इन्हीं के दम पर चलती है, सबको इनके इशारों पर चलना चाहिए। निधि जितनी तीव्र गति से टाइप कर रही थी, उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से उसका दिमाग भी चल रहा था। वो मन ही मन भुनभुनाते हुए कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाती जा रही थी। खड़ूस, सड़ू, राक्षस कहीं का। आज मुझे घर जल्दी जाना है। आज विवेक अपने मम्मी पापा को लेकर आने वाला है। ये सोचते ही खुशी की एक लहर उसके दिल में उठी और होठों पर मीठी मुस्कान आ गई। तभी बीप की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। अभी टाइम नहीं है, बाद में देख लूँगी मैसेज। ज़रूर विवेक का ही मैसेज होगा। उतावला हो रहा होगा। मैं घर पहुंची कि नहीं, क्या पहनोगी, कैसे बात करोगी माँ पापा से। कितने दिनों से ट्रेनिंग दे रहा है कि उसके पेरेंट्स को कैसे पटाना, विवेक के शब्दों में रिझाना है। पागल है ये एकदम। निधि फिर से मुस्कुरा उठी। फिर इन ख्यालों को झटक कर पुनः काम में लीन हो गई। फिर से बीप। ओह, चैन नहीं इस विवेक के बच्चे को। मैसेज खोला तो मिस्टर बॉस का मैसेज था। OMG, उसने सिर पीट लिया। लिखा था, मिस निधि, हंसने मुस्कुराने का काम घर जाकर कीजिएगा। पहले रिपोर्ट पूरी करके मेरे कैबिन में लाइए। आपके पास बस 5 मिनट शेष हैं। निधि समझ गई अपने कैबिन से ये हिटलर महाशय मुझ पर नजर रखे हुए हैं। खींचकर फिर से उसने उंगलियां जल्दी जल्दी चलानी शुरू कर दी। उसने जल्दी से रिपोर्ट ईमेल कर दी और फाइनल पेपर वर्क की हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट निकालकर वो शीघ्रता से अपना पर्स उठाकर बॉस के कैबिन की तरफ चल दी। मिस निधि, आप पूरे 6 मिनट 32 सेकंड लेट हैं, मगर मैंने काम पूरा कर दिया है। अब मैं जाऊं? बहुत जल्दी रहती है आपको घर जाने की। पहले रिपोर्ट देख तो लेने दीजिए। कुछ गड़बड़ हुई तो आपको अभी यहीं बैठकर बनानी पड़ेगी। नो सर, मेरा मतलब है, सॉरी सर। प्लीज़, जो भी मिस्टेक होगी आप प्लीज़ मेल कर दीजिएगा। मैं रात को ठीक करके आपको भेज दूंगी, पर अभी मुझे जल्दी घर पहुंचना है। निधि ने हड़बड़ाते हुए और अटकते हुए मिस्टर तनेजा से विनती की। ओके मिस निधि, आप जा सकती हैं। आखिर लड़के वाले आपको देखने जो आ रहे हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र गड़ाए रोहन ने कहा। जी जी, आपको कैसे पता सर? हैरत से निधि ने पूछा। वो सब छोड़िए, पहले आप मेरे बारे में कुछ बताइए। मैं कैसा इंसान हूँ? ये क्या बेसिर पैर की बातें कर रहा है ये इंसान? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? बिल्कुल ही सठिया गया है ये भरी जवानी में। बाहर से भरसक शांत एवं विनम्र रहते हुए चेहरे पर नकली मुस्कान सजाकर वह बोली, आप सर ग्रेट हैं, इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे हैं। और क्या बोलूं सर? मैं आई गो नाउ? गुड। अगर मैं अच्छा हूँ, ग्रेट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, तो खड़ूस, सड़ू, राक्षस क्यों कह रही थी आप मुझे? जी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं ऐसा क्यों कहूँगी? निधि हड़बड़ाते हुए बोली। ये मन की बात भी जान लेता है क्या? निधि शंकित निगाहों से बॉस का एक्सरे करते हुए मन ही मन सोचने लगी। सही सोचा तुमने, मैं मन की बात पढ़ लेता हूँ। हैं? वो खड़े खड़े गिरने को हुई। मिस्टर तनेजा ने लपक कर उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। सर प्लीज़, मैं बहुत परेशान थी, इसलिए गलती से गलत सोच लिया होगा। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं सोचूंगी। वह लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली। हा हा हा, अब तो आप फंस गई मिस निधि। ठहाके लगाते लगाते रोहन तनेजा अचानक चिल्ला पड़ा। ये रिपोर्ट बनाई है आपने? आज पूरा दिन लगाकर? क्या बकवास बाहियात रिपोर्ट तैयार करके लाई हैं आप, वो भी पूरे 6 मिनट 32 सेकंड लेट। देखिए, खुद ही पढ़िए लास्ट की 3-4 लाइंस में क्या लिखा है आपने। पढ़िए और ज़रा ज़ोर से पढ़िए। जी, समझता क्या है ये तनेजा खुद को खड़ूस, सड़ू, राक्षस कहीं का। पढ़ते पढ़ते शब्द उसके होठों के बीच दबे रह गए। सॉरी सर, आगे पढ़िए। नो 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 प्लीज़ सर, मैंने कहा पढ़िए आगे। मिस्टर तनेजा ने मेज पर मुक्का मारते हुए आदेश दिया। जी सर, पढ़ती हूँ। आज मुझे घर जल्दी जाना है और एक कुंडली मारकर बैठ गया है सिर पर। आज विवेक अपने मम्मी पापा को लेकर आने वाला है। कैसे पीछा छुड़ाऊं इस जानवर से। आई एम सॉरी सर। बेचारी निधि की हालत ऐसी थी कि अब रोई की तब।
उसे रुआ सा देख तनेजा ने कहा, ओके ओके, अच्छा जाओ। नहीं, ऐसा करता हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बस यह टैक्सी से जाएंगी तो कहीं आपके विवेक जी नाराज़ होकर आपको रिजेक्ट ना कर दें। राइट मिस निधि? निधि क्या बोलती, बोलने लायक छोड़ा ही कहाँ उसकी खुद की बेवकूफ़ी ने। रोहन तनेजा अपनी कार की चाबी लेकर सीटी बजाता हुआ ऑफिस के बाहर निकल आया। पहले वाले तनेजा से बिल्कुल ही अलग अंदाज था अब इस तनेजा का। मेरी बैंड बजा के खुद कैसे मज़े से सीटी बजा रहा है। उसने एक बार फिर उसे भद्दी सी गाली दी, लेकिन तुरंत ही संभल भी गई। अभी अभी हुए हश्र से सबक जो मिल गया था उसे। वैसे भी वो रोहन तनेजा को जानती ही कितना है। अभी 2 महीने ही तो हुए हैं निधि को ये ऑफिस ज्वाइन किए हुए। वह चुपचाप सिर झुकाए उसके पीछे चल दी। अचानक रोहन तनेजा पीछे घूमा और निधि को गहरी नज़र से देखते हुए बोला, मिस निधि, मुझे अचानक एक काम याद आ गया है। तो आप ऐसा कीजिए, टैक्सी से ही चली जाइए, मैं टैक्सी बुला देता हूँ। ओके ओके, एज यू से सर। आप कष्ट मत कीजिए, मेरे फ़ोन में ऐप है, मैं टैक्सी बुला सकती हूँ। उसे तनेजा की यह हरकत बहुत नागवार लगी, पर वो क्या ही कर सकती थी। फिर भी उसने धन्यवाद कहा और टैक्सी वाले को फ़ोन कर दिया। टैक्सी में बैठते ही निधि का गुस्सा फिर से फूट पड़ा। वह बड़बड़ाने लगी, गधा, पागल कहीं का, चंगेज़ खान की औलाद, बड़ा तुर्रम खान समझता है अपने आप को। एक बार शादी हो जाए तो इसको और इसकी नौकरी को लात मार कर चली जाऊंगी। एक तो इतनी देर रोक कर मेरा वक्त बर्बाद कर दिया, ऊपर से एटीट्यूड दिखा रहा था, सारा मूड खराब कर दिया। वह मन ही मन सोचने लगी, विवेक और उसकी माँ कहीं मुझसे पहले ना पहुँच जाएं। ऐसे खराब मूड और हुलिये में कहीं वे मना ही ना कर दें कहीं। विवेक बता रहा था कि उसकी माँ बहुत सख्त मिजाज की औरत है। घर पर फ़ोन लगाने के लिए उसने पर्स से फ़ोन निकाला। ओह, मैंने फ़ोन भी चार्जिंग पर नहीं लगाया, टेंशन में। उसे बड़बड़ाते देखकर टैक्सी ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखते हुए पूछा, आपने कुछ कहा मैडम? शट अप, सामने देख के गाड़ी चलाओ। सबको बस अपनी अपनी बात करनी है, जाने कहाँ से आ जाते हैं अजीब नमूने। कहीं का गुस्सा कहीं निकल गया। निधि को शीघ्र ही अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने ड्राइवर से सॉरी कहा, फिर आंखें बंद करके सिर पीछे टिका लिया। आज वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तन से अधिक इंसान मन से थक जाता है। यही निधि के साथ हुआ। वह मन से बहुत ज़्यादा थक गई थी। खिड़की से आती हुई ठंडी हवा के झोंके से उसके बोझिल मन को कुछ राहत मिली। मन को सुकून मिला तो टैक्सी की रफ्तार से भी अधिक तीव्र गति से उसका मन पंछी पुरानी यादों के गलियारों में उड़ान भरने लगा। निधि एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की लगभग 25 वर्षीय सुंदर, सुशील और होशियार लड़की थी। जब वह 12 वर्ष की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। घर में विधवा माँ और छोटे भाई बहन थे। बहन उससे 5 साल और भाई 9 साल छोटा है। बहन नेहा अभी कॉलेज के प्रथम वर्ष में और भाई निशांत 10वीं कक्षा में है। माता पिता की सबसे बड़ी संतान होने के नाते उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी थी। माँ भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। पिता के जाने के बाद माँ ने घरों में खाना बनाने का काम करना शुरू कर दिया। वे रात को घर में ही सिलाई का काम भी किया करती थी। इससे कुछ अतिरिक्त आय मिल जाती थी। जब निधि ने 10वीं पास कर ली तब वह छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ाई और घर का खर्चा चलाने लगी। दोनों माँ बेटी की सीमित आय में ठीक ठाक गुजारा हो जाता था। भाई बहन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे। निधि पिता के रहते अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रही थी। 10वीं के बाद उसने प्राइवेट परीक्षा दी, फिर माँ के कहने पर कॉलेज में दाखिला ले लिया। माँ का कहना था, बिटिया जब अच्छे कॉलेज में पढ़ोगी तभी तो नौकरी भी अच्छी मिलेगी, फिर भाई बहन को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवा देना। मैं थोड़े और घर पकड़ लूँगी, काम चल जाएगा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है बिटिया। माँ की जिद के आगे निधि की एक न चली तो मजबूरन उसने आगरा के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन ले लिया। विवेक भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। जब उसने बीकॉम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था तब विवेक कॉलेज के फाइनल ईयर साइंस का छात्र था। अब उसकी सोच की दिशा विवेक की ओर मुड़ गई। आंखें बंद करते ही विवेक की छवि उसकी पलकों पर उतर आई। विवेक के बारे में सोचते ही उसके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। ऑफिस का तनाव अब कुछ कम हो गया था। विवेक मेहता कॉलेज में उसका सीनियर था। रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद, मनचला स्वभाव, दिखने में गोरा लंबा, घुंघराले बाल, हीरो जैसा व्यक्तित्व, जिम में बनाया हुआ सुगठित बलिष्ठ शरीर। कहने का अर्थ है कि प्रिंस चार्मिंग, किसी भी लड़की के सपनों का राजकुमार, आजकल की अधिकांश लड़कियों का आइडियल, जिसे पाने को कॉलेज की प्रत्येक लड़की हर संभव कोशिश करती थी।
वह भी हर वक्त कॉलेज की रंगीन तितलियों में घिरे रहना पसंद करता था। जनाब क्लास में कम, कैंटीन में ज़्यादा पाए जाते थे। वह हर नई लड़की को रिझाने के प्रयास जोरों शोरों से किया करता था, जिसमें उसका साथ उसके कुछ आवारा लफंगे गुंडे टाइप के दोस्त दिया करते थे। कुछ लड़कियां तो उसके कदमों में बिछ जाने को तैयार रहती थी। कॉलेज की फैशनेबल तितलियां उसके इर्द गिर्द सदैव मंडराती रहती थी। निधि के कॉलेज में कदम रखते ही लड़कों में खलबली मच गई थी। सादगी से भरी सौंदर्य की प्रतिमा ही तो थी निधि। ऐसा नहीं था कि कॉलेज में सुंदर लड़कियां नहीं थी, मगर उसके चेहरे का नूर अतुलनीय था। मासूम, भोला, सुंदर, गोरा मुखड़ा, दोनों गालों के डिंपल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। कमर के नीचे तक लंबे घने काले बाल, जिन्हें एक गुलाबी क्लचर में कैद कर लिया गया था। गुलाबी सलवार सूट में वो आसमान से उतरी परी सी लग रही थी। सब एकटक उसे ही निहार रहे थे। सबकी सांसें मानो थम गई थी। सब उसे पाने को, उससे बात करने को लालायित थे। मगर विवेक मेहता के होते किसी की क्या मजाल कि किसी लड़की को उससे पहले कोई जानने या बात करने की गुस्ताखी करे। निधि ने कॉलेज में 1 माह की देरी से एडमिशन लिया था। रिया हॉस्टल में उसकी रूममेट थी। वह जल्द ही उसकी खास सहेली बन गई थी। विवेक के बारे में रिया ने उसे सब कुछ बताते हुए पहले ही आगाह कर दिया था कि वो उससे यथासंभव दूर रहे। विवेक ने निधि पर भी अपने चार्म, पैसे और रुतबे का जोर दिखाकर इम्प्रेस करने की कोशिश की, पर निधि सीधी साधी मिडिल क्लास घर परिवार की सीधी साधी, शांत और स्वाभिमानी लड़की थी, जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने आई थी, कॉलेज में मौज मस्ती करने या टाइम पास करने नहीं। वह उन सब लड़कियों से अलग स्वभाव की थी। विवेक ने जब निधि की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसने उसके आमंत्रण को सख्ती से ठुकरा दिया था। वैसे भी विवेक की छवि उसकी नज़रों में अच्छी नहीं थी। निधि द्वारा ठुकराए जाने पर विवेक तिलमिला गया। उसके साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि उसने किसी लड़की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया हो या प्रेम निवेदन किया हो। तो मजाल है किसी ने कभी इनकार किया हो। ए लड़की, तू अपने आप को समझती क्या है? तुझे तो मैं देख लूँगा। सबके सामने खुद को अपमानित होते देख वह दांत पीसते हुए बोला। हाँ तो देख लो, खड़ी हूँ सामने, लेकिन आज ही भरपूर तरीके से देख लेना मिस्टर, जिससे कि आगे फिर मुझे देखने की ज़रूरत ना पड़े। निधि ने निडरता से उसकी आंखों में आंखें डालते हुए जवाब दिया। तेरी तो, कहता हुआ वह उसके एकदम करीब आ गया। तभी उसकी दोस्त रिया निधि का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहाँ से ले गई। क्या कर रही है तू निधि? तुझे बताया था ना कि वो एक छटा हुआ बदमाश, आवारा और अय्यास किस्म का लड़का है। उसके सब दोस्त भी उसके ही जैसे हैं। क्यों पंगा ले रही है उससे? तो क्या करूं? उससे दोस्ती कर लूं? उस गुंडे से? मैं कब बोल रही हूं कि उससे दोस्ती कर, लेकिन तू बिना जवाब दिए चुपचाप वहां से हट जाती। बिना बोले हट जाती? बुज़दिल नहीं हूं मैं। उसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था, कहीं वो तुझे ही ना सिखा दे, रिया ने धीमे से कहा। क्या बोल रही है? खुल के बोल। कुछ नहीं दुर्गा देवी जी, मेरी क्या मजाल कि आपसे कुछ बोलूं। रिया ने उस नाटकीय अंदाज से कहा कि निधि को हंसी आ गई। विवेक ने साम दाम दंड भेद सभी उपाय कर लिए निधि को फंसाने के लिए, पर निधि टस से मस नहीं हुई। फिर कुछ दिनों बाद उसकी तरफ से निधि के करीब आने या उसे रिझाने के सभी प्रयास बंद कर दिए गए। ये देखकर निधि संतुष्ट हो गई। उसने रिया से कहा, देखा, चुप हो गया ना वो मजनू। इन लोगों से जितना डरो उतना ही ये डराते हैं। लेकिन रिया निधि के लिए बहुत चिंतित थी, क्योंकि विवेक चुप रहने वालों में से नहीं था। किसी अनहोनी की आशंका से उसका दिल उछलने लगा था। कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं थी। कुछ दिनों से निधि को अकेले ही कॉलेज जाना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी घनिष्ठ सखी रिया की तबीयत खराब थी। उसे वायरल फीवर हुआ था, इसीलिए वह डॉक्टर की सलाह से हॉस्टल में रहकर आराम कर रही थी। कॉलेज से हॉस्टल लगभग 10 किलोमीटर दूर पड़ता था। सभी छात्राएं सिटी बस से कॉलेज जाया करती थी। उस हॉस्टल में सिर्फ निधि के ही कॉलेज की लड़कियां नहीं रहती थी, बल्कि और भी कई स्कूल कॉलेज की छात्राएं एवं कुछ वर्किंग वुमेन भी रहती थी। एक दिन निधि की एक्स्ट्रा क्लास थी और वैसे भी उसने देरी से दाखिला लिया था, तो कोर्स पूरा करने के लिए वह लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बनाया करती थी। लाइब्रेरी में लिखते लिखते उसे समय का पता ही नहीं चला। उसने घड़ी पर नज़र डाली। ओ नो, 5:30 बज गए हैं। अब तो 5 बजे वाली बस भी निकल गई होगी। अगली बस 6 बजे आएगी। जल्दी जल्दी पुस्तकें समेटते हुए उसने सोचा, सपना भी 5 बजे वाली बस से निकल गई होगी। जाने से पहले कम एक बार पूछ ही लेती।
मगर उसके दिल ने स्वयं ही उत्तर भी दे दिया। वो कौन सी मेरी खास सहेली है? उसकी सहेलियों के अलग ग्रुप हैं और मैं तो रिया के अलावा किसी और से ज़्यादा बात नहीं करती, ना ही मतलब रखती हूँ। और फिर सपना को कोई सपना थोड़े ही आया होगा कि आज मैं देर तक रुकी हूँ कॉलेज में। सपना भी उसी हॉस्टल में रहती थी। उससे निधि की बस औपचारिक दोस्ती थी। बस स्टॉप पर जाकर पता चला कि 6 बजे वाली बस 1 घंटा देर से आएगी, मतलब 7 बजे। तब तक तो रात हो जाएगी। 7 बजे के बाद तो हॉस्टल में प्रवेश निषेध है। बस स्टॉप पर इंतजार करते हुए 1.5 घंटे हो गए, पर बस आने का नाम ही नहीं ले रही। धीरे धीरे सभी सवारियां जाने लगी, कोई ऑटो से, कोई टैक्सी से, तो किसी ने फ़ोन करके अपनों को बुला लिया था। बस स्टॉप पर अब निधि और इक्का दुक्का सवारियां ही बची थी। सूर्य आहिस्ता आहिस्ता क्षितिज की गोद में समाने लगा था। सर्दी का मौसम था तो सांझ भी जल्द घिर आई। अब उसे घबराहट होने लगी थी। उसके पास ऑटो या टैक्सी के पैसे नहीं थे। वैसे तो वह हॉस्टल में पहुंचकर भी पैसे दे सकती थी, मगर वह एक एक पैसे की अहमियत समझती थी। व्यर्थ में पैसे खर्च करना उसकी आदत नहीं थी। इतना भी ज़्यादा दूर नहीं है हॉस्टल। आगे कोई शेयरिंग वाली सवारी या बस आ जाएगी तो उसमें बैठ जाऊंगी। मन ही मन स्वयं को हौसला देते हुए पैदल ही चल पड़ी। रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लड़कों ने उसे लिफ्ट देनी चाहिए, मगर वह बिना कुछ बोले चुपचाप चलती जा रही थी। कुछ दूरी पर 2 मनचले लड़कों ने सुनसान रास्ता देख उसकी राह रोक ली और वे उसके साथ छेड़खानी करने लगे। उसने उनसे बचने के लिए बेतहाशा दौड़ लगा दी। तभी एक खटारा बस उसके पास आकर रुक गई। उसने राहत की सांस ली और झट से बस में चढ़ गई। पर ये क्या, बस में ड्राइवर, कंडक्टर और एक अन्य व्यक्ति के अलावा कोई सवारी नहीं थी। तीनों उसे ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। उफ, अब क्या करूं? यहाँ तो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। उसने ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहा, मगर उसने बस चला दी। अभी बस की स्पीड ज़्यादा नहीं थी। खतरे को भांपते हुए उसने झट से चलती बस से छलांग लगा दी और पीछे से आती हुई एक कार से टकरा गई। अचेतन दशा में जाने से पहले उसे ऐसा आभास हुआ कि उसे किसी ने अपनी बाहों में उठा रखा है। फिर उसने कुछ आवाज़ें सुनी। अरे रोको उसे, अरे अभी जाने दो, नंबर नोट कर लो, जल्दी हॉस्पिटल चलो। और बस उसने चेतना खो दी। आगे निधि के साथ क्या हुआ होगा? क्या इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद वह बच पाएगी? किसने निधि को अपनी गोद में उठा रखा था? आगे की कहानी जानने के लिए भाग 2 ज़रूर देखिएगा। बेहतरीन कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ।